नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एफटीआईआई पुणे के विद्यार्थियों के आंदोलन में समर्थन में भोपाल से अनेक छात्र संगठन व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एफटीआईआई के गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा करना होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैसा कि आप सबको पता है कि गजेंद्र चौहान के अपॉइंटमेंट के बाद और जो 5 और मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। बट अब पिछले 70 दिन से हम सब स्ट्राइक पर हैं और आपको पता चला कि पिछले 2-3 दिनों में जो रात में हुआ हमारे साथ वो इट इज एब्सोल्युटली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी के नाम पर हमें हर बार धोखा मिला है और आज जो प्रोटेस्ट है ये हम इसी बारे में कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अरेस्ट करना विदाउट एनी रीजन और हमारे प्रोटेस्ट को आप जिस तरह से देख रहे हैं और हम जिस तरह की बात कर रहे हैं, सरकार और हमें कोई तारतम्य नहीं मिल रहा हमारा एक साथ। और आई थिंक ये अगर क्योंकि भोपाल में करने का रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि ये सिर्फ पुणे और एफटीआई से नहीं जुड़े, जितने भी सरकारी संस्थान है जो इस परेशानी से ग्रसित है लेकिन आवाज नहीं उठा पाते, तो ये भोपाल में करने का वजह ये है और या फिर अगले अलग शहरों में करने की वजह यही है कि हम इसको एक जन आंदोलन में क्रिएट करना। हम लोग अपना आंदोलन पूना से शुरू किया था हमने अपना आंदोलन, और ये आंदोलन हम पूना से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, केरला, देश के अन्य बड़े शहरों में ले गए थे। लेकिन पिछले 70 दिन से जो हड़ताल हुई और सरकार का जो रवैया रहा है, जिस तरह से सरकार ने हाथ पकड़ के, जोर से हाथ पकड़ के और हाथ मरोड़ा गया है हम लोगों का, और जो जिस तरह की उनकी अभी भी जिस तरह से वो हमें डील कर रहे हैं और हमसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब उनसे बात करने की कोशिश करते हो, जिस तरह से हमें नकारा जाता है और दूसरे लोगों को आगे खड़ा कर दिया जाता है और हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कुछ सवाल हैं कि अगर आप फिल्म संस्थान, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इन संस्थानों में जब एक स्टूडेंट सिलेक्ट होके जाता है, वो भले ही भोपाल से जाए या छोटे शहरों से जाए, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट होके जाता है। वो प्रोसेस बहुत क्लियर होता है, इसलिए आज देश के इतने सारे आम आदमी भी वहां पर हैं। तो हमारा सवाल बस इतना है कि आप जब इन बड़ी पोस्ट पे, जैसे एफटीआई की पोस्ट हुई या माखनलाल चतुर्वेदी की वाइस चांसलर की भी पोस्ट हुई, तो उनपे जब आप इन लोगों को बिठाते हैं तो उस पे कैसे बिठाते हैं, उनपे बिठाने के क्या मायने हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये चीजें आपने जो हमें दी हैं, ये सारे अधिकार जो आपने दिए हैं, इन अधिकारों का आप कितना पालन कर रहे हैं? इन अधिकारों को आपने सिर्फ बोलने के लिए दिया है? बारागढ़ में ऑटो चालकों ने थाने में किया जोरदार हंगामा। बीच सड़क पर खड़े रखने पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर एसडीओपी से की मुलाकात। बारागढ़ में ऑटो चालकों ने किया थाने में हंगामा। जानकारी के अनुसार ऑटो चालक मेन रोड पर कहीं भी खड़ा करने को लेकर आम जनता को होती थी परेशानी, जिसको लेकर पुलिस ने 2 दिन से ऑटो चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन ऑटो चालकों को यह बात गले से नहीं उतरी, जिसको लेकर थाने में हंगामा करने के बाद एसडीओपी और थाना प्रभारी ने उनसे मिलकर बात की। एसडीओपी द्वारा उन्हें समझाकर मामला शांत किया गया। खड़े रह दिया जाए मेन चौराहे पर, कहाँ बिजनेस करें, क्या करें? बताया गया बिजनेस के लिए तो पुलिस आपको रोक नहीं रही, आप इस प्रकार से खड़ी करो वाहन। अगर ट्रैफिक का लोड दिखता है तो आपकी गाड़ी से कुछ सहूलियत हो जाती है तो आप दाएं भी कर लो, गाड़ी खसका लीजिए, इसमें से कोई बुराई नहीं। सहयोग करें जब जनता के सहयोग से पूरी काम होगा। शराब पिए गए पाए गए ऑटो चालक, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? के बारे में उन्होंने खुद बताया कि साहब हाँ, हमारे कुछ ऑटो चालक शराब पी के भी वाहन चलाते हैं। उनको बता दिया कि आप लोग अपनी तरफ से पहले खुद समझा लें और बता दें, उसके बाद अगर नहीं मानते तो पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये अभी रोज शाम को जो 6 से 10-11 बजे तक और दिन में जो यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस भ्रमण करती है, भ्रमण करने के दौरान पर मैंने पाया था कि बैरागढ़ इंदौर भोपाल मेन हाईवे पर है और उसमें बीआरटीएस की रोड बनी है और रोड के किनारे साइड में सर्विस रोड का अभाव है और जो सर्विस रोड बनी हुई है तो उसमें अधिकतर दुकानदार लोगों के द्वारा सामान रखा है या गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। इस रोड पर, मेन रोड पर अधिकतर चौराहों पर 8-8, 10-10 ऑटो वाले मेन रोड पर खड़े हैं। इसी बीच में मैजिक आती है, मैजिक भी उसी स्पॉट पर आके अपनी सवारी उतारेगी और 2 मिनट रुक के अपनी सवारी बैठाती है। पहले ऑटो खड़ा हुआ, उसके बाद मैजिक खड़ी हुई। इसी बीच में भोपाल से इंदौर या सीहोर वाली जो मिनी बसें आती हैं, वो मिनी बस भी आके खड़ी हो जाती है। इतने में अब लोगों को निकलने का रास्ता का
व्यवधान होता। इसी बीच में पता चलता है कि बड़ी वाली वाल्वो बस या इंदौर भोपाल वाली बसें आ गई तो वो पूरा रास्ता जाम की स्थिति बन जाती है। अब पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप करने पर, ऑटो वालों को हटाने पर आज ऑटो यूनियन वाले अपना अधिकार बताने आए थे कि साहब हमको आरटीओ और यातायात विभाग के द्वारा कहीं या नगर निगम के द्वारा कहीं हमें बस स्टैंड या स्टैंड हमारा ऑटो नहीं बनाया गया। तो उनको समझाया गया कि आप ऑटो वाले अपना व्यवसाय करते हैं, आप अपने चौराहों पर एक साथ 10-10 गाड़ी मत खड़ी करिए, गाड़ियों को फुटकर अलग अलग चौराहों पर व्यवस्थित ढंग से खड़े करें जिनमें यातायात अवरोध न। इस प्रकार का उनको समझा के बताया। तो उसको ऑटो यूनियन और ऑटो के चालकों ने सभी ने बैरागढ़ थाना प्रभारी और बैरागढ़ CSP बेस जी से मुलाकात की। लगातार 2 दिन से पुलिस ऑटो वालों को परेशान कर रही थी और समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे और हमने विनम्रपूर्वक SDOP से बात की है और अपनी जो उनकी जो समस्या थी वो भी हमने सुनी और जो अपनी समस्या थी वो भी उनको बताई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी व्यवस्था में हम व्यवधान नहीं आने देंगे और जैसा ऑटो मतलब व्यवस्थित जगह से लगाइए हम परेशान नहीं करेंगे। हमें पुलिस से यही कई बार देखा जाता है कि सड़कों पर ऑटो खड़े दिखते हैं, तो उसके लिए कुछ आगे आप जब से ये रोड चौड़ा हुआ है तब से परेशानी आ रही है। लगातार ऑटो स्टैंड को लेकर हमारी विधायक जी चर्चा चल रही है। जैसे ही हमें उचित स्थान मिलेगा हम सारे ऑटो व्यवस्थित करते हैं। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस सहयोग कर रही है। आपने मैजिक वालों के बारे में बताया उनको कि भाई रोड? हमने मैजिक वालों के विषय में ये नहीं बताया कि हमने ये बताया कि किस कारण ट्रैफिक जाम होता है। हमें मैजिक से भी परेशानी नहीं है, हम तो ऑटो वाले हैं, वो भी धंधा करते हैं, हम भी धंधा करते हैं। हमने व्यवस्था को लेकर उनसे बात रखी है कि इस कारण से ट्रैफिक जाम होता है। ये ऑटो की तरफ से व्यवस्था होती है, आप व्यवस्था करेंगे? आप लोग बिल्कुल फुल व्यवस्था करेंगे। पुलिस जो बोलेगी हम कोऑपरेट करेंगे, जो हम बोलेंगे पुलिस कोऑपरेट करेगी। कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बारागढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया। बारागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया। नानक चंदानी ने कहा कि स्वर्गीय गांधी की सोच थी और उन्होंने एक सपना देखा था कि 21वीं सदी में शक्तिशाली बने और संचार क्रांति के शिल्पी थे। उनकी इस सोच के कारण आज भारत में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजीव गांधी ने छोटी सी उम्र में ही इस देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने जब 1984 में देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, उस समय देश बड़ी अस्थिरता के दौर से गुजरा था। उससे पूर्व हमारी उनकी माता और देश की लौह माता इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। ऐसे समय में उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने बागडोर संभाली और इस देश को नई दिशा दी और उनकी एक सोच थी कि भारत 21वीं सदी में विश्व का अग्रणी देश बने और आज उनका ये सपना साकार हो रहा है। उन्होंने एक संचार क्रांति के रूप में इस देश को नई दिशा दी। वो संचार क्रांति के एक शिल्पी थे और आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, जो उनकी सोच थी, जो उनका सपना था कि भारत विश्व में अग्रणी देश बने, आज देश में संचार के देशों में विश्व के अग्रणी देशों के रूप में भारत खड़ा है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी इस देश पे दी, इस देश पे शहादत दी, लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ा है कि पिछले हफ्ते जो संसद में सुषमा स्वराज जी उसके ऊपर आरोप लगा रही थी, वो हाथ जोड़कर तो मांग रही थी मुझे मोदी गेट पे बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उन्होंने मोदी गेट पे नहीं बोल के राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाना गया। एक चोर बोलता है मुझे चोरी की सजा नहीं होनी चाहिए, मैं तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाऊंगी। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस आदमी ने इस देश को अपनी पूरी जान दे दी, इस देश को संवारने में अपना पूरा जीवन दे दिया, ऐसे लोगों पर आरोप लगाते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। राजीव गांधी का आज सपना साकार हुआ। आज हम देख रहे हैं कि उनका एक सपना था कि एक पैसा में लोग मोबाइल पे बात करें, वो दिन आ गया कि आज हम लोग एक पैसे पे मोबाइल में बात कर रहे हैं। घर बैठे टिकटों की रिजर्वेशन होती है, दुकानों पे बैठ के हम लोग रिजर्वेशन टिकट की कराते हैं। ये एक राजीव गांधी की सोच थी, एक सपना था, वो साकार हुआ। आज छोटे से छोटे कामगार को लेकर, मजदूर को लेकर सबको मोबाइल है, वो भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यह एक राजीव गांधी की सोच थी। राजीव गांधी को कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूलेगा और हम कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी को लोगों से कहते हैं आप राजनीति करो, राजनीति उसका कोई
हम विरोध नहीं करते। आप सत्ता में रहो, उसका भी विरोध नहीं करते, लेकिन शहादत का अपमान मत करो, वरना आप लोगों को जनता बख्शेगी नहीं। राजीव तेरी कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ में पहली बार राष्ट्रीय कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर संत नगर के संस्कार स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। बैरागढ़ के संस्कार स्कूल में राष्ट्रीय कथा को लेकर बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें संत नगर के वरिष्ठ नागरिक, व्यापारी संगठन पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष सुशील वासवानी उपस्थित थे। कथा की व्यवस्थाओं का कार्य विभाजन किया गया। सुशील वासवानी ने बताया कि 26 अगस्त को पहली बार संत नगर में राष्ट्रीय कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो संस्कार सभागृह में भाई अजय जी द्वारा शाम 6 बजे की जाएगी। भाई अजय राष्ट्र के प्रसिद्ध कथावाचक है। वह देश और विदेश में उनकी कथा सुनकर आनंदित व राष्ट्र भक्त से प्रेरित होते हैं। आने वाली 26 अगस्त को और दिल्ली के संत जिनने बड़े बड़े आयोजन और बड़ी बड़ी कथाएं दुनिया में की हैं, उनका भोपाल आगमन था, तो संत हृदयराम जी की कृपा से यहाँ भी उनका एक कार्यक्रम और 26 अगस्त को शाम को 6 बजे मिला है। कथा जो है, कथा का जो विषय है वो, बाकी कथाएं तो आम लोगों ने टेलीविज़न के द्वारा या समक्ष जाके कई कथाएं सुनी हैं। इनका जो विषय जो कथा का है वो भी अपने आप में एक अलग हटके है, जो सारे राष्ट्र को जोड़ता भी है। कथा भी होती है और राष्ट्र को विषय जोड़ता भी है। वो उनका विषय है राष्ट्र कथा। राम कथा सुनी है, भागवत कथा सुनी है, माँ देवी जागरण कई सुने हैं, मगर राष्ट्र कथा के रूप में लोगों में भी उत्साह है कि आखिर राष्ट्र कथा में और क्या है। तो सारे राष्ट्र का, भारत माता का और यहाँ की संस्कृति सभ्यता का समायोजन उन्होंने अपनी 2 घंटे की कथा में किया है। तो हमें भी लगा कि भाई संत नगर के लिए और संत हृदयराम जी की कृपा से ही हो रहा है सारा ये काम, कि हमको इस तरह का मौका मिल रहा है। और संत जी ये 2-3-4 दिन इन तारीखों में भोपाल में भी हैं, तो हम ये आयोजन संस्कार का जो सभागृह बना है उसमें हमने 26 को रखा है। उसके सिलसिले में आज और सारे नगर के जो प्रमुख लोग थे, जो समाज सेवा के क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्रों में है, अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं, सबको यहाँ बुला के उनसे आग्रह किया है। और सब में इस बात का हमें उत्साह दिखा है कि 26 तारीख की जो कथा होगी यहाँ, वो एक भव्य होगी और इसका लोग भरपूर आनंद लेंगे। जी, कार्यक्रम संस्कार का जो संस्कार विद्यालय का जो सभागृह है उसमें कार्यक्रम रखा है और समय साय 6 बजे रखा गया है। तो नगरवासियों को इनके सबके माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक हम ये बात पहुंचाएंगे कि इस राष्ट्र कथा का 26 तारीख को शाम को 6 बजे और भरपूर आनंद लें। कथा एक ही दिन है क्या? एक ही दिन की कथा है। हाँ, वो संत जी यहाँ भोपाल में 23 तारीख को पधारेंगे, तो 23, 24, 25 और 26 को यहाँ, और 26 को भी सुबह उनकी कहीं दूसरे स्थान पे भी कथा है। इस तरह का आयोजन यहाँ होगा। और कोई अतिथि वगैरह किसी को बुलाया गया? अतिथि इसमें ऐसा रहेगा कि हम सभी प्रमुख लोगों को और निमंत्रण देंगे, आग्रह करेंगे, मगर वो कार्ड में तो संत जी को ही हम उन्हीं का चित्र और उन्हीं का वर्णन करेंगे। खर्चा कितना होगा? आयोजन का ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया, ये तो क्या है कि ये प्रभु के काम हैं और धर्म के काम हैं, इनमें समस्त लोगों के सहयोग से हो रहा है। कहीं किसी ने ये नहीं कहा है कि मैं इस तरह से या हम किसी की रसीद बनाएं या काटें, ऐसा नहीं है। पूरा नगर सहयोग दे रहा है। लोगों ने भी मना किया है कि हम अपने आप आपको सहयोग करेंगे, कहीं भी इस बारे में कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक कार्य है और इसको भगवान ही पूरा करता है। इस तरह से आए। कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम जिस स्थान पर उंगली रख देगी वह जमीन दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात महापौर आलोक शर्मा द्वारा नए शहर के 2 स्थानों में से किसी एक पर स्मार्ट सिटी के लिए जगह दिए जाने की मांग किए जाने के जवाब में कही। स्मार्ट सिटी चैलेंज, चुनौतियों और संभावनाओं विषय पर आज आयोजित एक कॉन्क्लेव में महापौर ने यह मांग रखी थी कि उन्हें 6 नंबर या 11 नंबर के सरकारी क्वार्टर्स की जमीन स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए दे दी जाए। यहाँ के सरकारी क्वार्टर्स काफी पुराने हो चुके हैं और जर्जर स्थिति में पहुँचने वाले हैं। यहाँ काफी जमीन भी उपलब्ध है जिसमें स्मार्ट सिटी विकसित की जा सकती है।
है। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लीडर रिचर्ड स्लॉटर ने भी विचार रखे। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव विवेक अग्रवाल सहित कुछ अन्य लोगों ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में राजधानी के विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग, नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान, नगर निगम कमिश्नर तेजस्वी नायक आदि भी उपस्थित थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, देश के सचमुच में मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है। वो संगठन के कुशल शिल्पी होने के साथ साथ एक विचारक है। और अभी मैं रास्ते में उनसे चर्चा कर रहा था कि संगठन के काम के साथ साथ जो एकेडमिक लाभ आपसे मिल सकता है मध्य प्रदेश को, वो भी मिलना चाहिए। तो वो लगातार हम लोग कई विषयों पर चर्चा कर रहे थे। आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, तालियां बजा के हमारे प्रधानी जी का स्वागत कीजिए। हमारे लाडले अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में एक के बाद एक सफलता के झंडे गाड़े चले जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने तो 5-5 सीटें उधर से छीन ली कांग्रेस से, और 16 के 16 नगर निगम। शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य का ये पहला रिकॉर्ड होगा कि 16 में से 16 नगर निगम तो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय नंदू भैया हमारे अपने संगठन के काम के लिए दिन और रात लगातार घनघोर परिश्रम करते हैं। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अरविंद मैनेज जी, हमारे अध्यक्ष प्रदेश के आदरणीय प्रदीप जी, हमारी मंत्री बहन सुश्री कुसुम मेहंदेले जी, वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद माननीय बघेल जी पहली बार भोपाल की धरती पर आए। मैं एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैं केवल इतने कहना चाहता हूं क्योंकि 10:30 बजे मुझे स्मार्ट सिटी के एक कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। प्रज्वलित करके वहां मीडिया पूरा इंतजार कर रहा है, बाकी शहरों के लोग भी आए हुए हैं। लेकिन जब अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा की पहली बैठक है, तो मैंने कहा वहां तो जाना ही पड़ेगा। फिर क्या, उन्होंने कहा लोग भी चाहते हैं कि आ जाओ, तो हमने कहा बिल्कुल आपके बीच में जाऊंगा। लेकिन चूंकि वो कार्यक्रम है, इसलिए हम लोगों की ये चर्चा हुई थी कि मैं यहाँ दीप प्रज्वलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय विनय जी के साथ रहूंगा, और फिर मैं 2 शब्द बोल के जाऊंगा। और मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि आज दिन भर बैठक चलेगी, और उस बैठक में विचार विमर्श करके जो निष्कर्ष आप निकालेंगे, उन निष्कर्ष को सरकार के रूप में लागू करने का काम सरकार के माध्यम से मैं करूंगा। अपनी सरकार अभी भी जो काम हुए अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। अंतर सिंह जी उसमें से कुछ चीजें बताएंगे आप, लेकिन एक नहीं अनेकों कदम अपन ने पहले से ही उठाए हैं। समय समय पर मैं बताता भी रहा हूं, और अगले जब अवसर आएंगे तो हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बार नंदू भैया, जो अपने सम्मान समारोह होता है पिछले वर्ग की विभूतियों, मैंने ये घोषणा की, ये पहले 1-1 का होता था। मैंने तय किया 8 पुरुष और 8 बहनें, 16 हर साल 16 सम्मान। हम पिछले वर्ग के जो विभूतियां हैं, अलग अलग काम करने वाले हमारे भाई और बहन उनका करते हैं। वो कार्यक्रम एक तो फैसला कर ही ले, अंतर सिंह जी हाल में नहीं होगा। अब पिछड़ा वर्ग हाल में आ सकता है, तो मैदान में होगा, खुले मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा, और उसकी तिथि अपन लोग फिर तय करेंगे। उस समय मैं विस्तार से बात करूंगा। आज क्योंकि पहले का कमिटमेंट है मेरा, इसलिए मेरा जाना मुझे आवश्यक लगता है। आपका सबका इस बैठक में आप आए, मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और नोट कर लेना, ये अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
सबकी सरकार समाज के सब वर्गों की है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे है और सबसे नीचे है। उन वर्गों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं, ना तो छोड़ी है और ना आगे छोड़ने वाले हैं। आप सबका एक बार फिर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बारी को विराम देता हूं और अध्यक्ष जी की इजाजत से मैं जाने की अनुमति। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी के सामने ही कॉलेज के 2 गुटों में संघर्ष हो गया। मंत्री राज्य सेवा योजना के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एमईएम कॉलेज में आए थे। कॉलेज में ड्रेस कोड लागू हो या न हो, इसके लिए बहस चल रही थी। तभी विवाद इतना बढ़ गया कि बात झूमाझटकी पर पहुंच गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, शांति परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षक का कल्याण को छूने वालों को, छात्र का हनन हुआ तो छात्र उठा जो सड़कों पे तो फूल बहेगा सड़कों पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, शांति परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शांति परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। था मुझे लगा कि मौका अच्छा है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत को हमेशा स्वीकार किया गया है। अब चूंकि छात्र मत था, छात्रों का मामला था, इसलिए मैंने छात्रों के बीच बात रखी कि ड्रेस कोड क्यों होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। छात्रों का जो फीडबैक आया आज की तारीख में वो यही आया कि ड्रेस कोड कहीं ना कहीं होना चाहिए। और जो कारण हमने दिए थे, एक तो समानता, दूसरा मितव्ययता, समाज में विद्यार्थी होने की पहचान, इसके अलावा कहीं न कहीं जो असामाजिक तत्व या इस प्रकार के गैर तत्व जो महाविद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते उनकी पहचान के अलावा बाहरी माहौल में जब हमारे बच्चे उन्मुक्त वातावरण में घूमते हैं तो ऐसे दृष्टिकोण में उनकी पहचान, ये सब बातें आसानी से हो जाएगी और बच्चों को शिक्षा की तरह कहीं न कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो लेकिन कुछ मुट्ठी भर कॉलेजों में जनमत करवा के कैसे साबित हो सकता है कि बच्चे वाकई ड्रेस कोड चाहते हैं प्रदेश भर? नहीं, देखिए मुट्ठी भर कॉलेज नहीं है, आज ये 10-12 कॉलेज के बच्चे थे, एनएसएस के बच्चे हैं, चूँकि कहीं न कहीं भारत की सामाजिकता से सरोकार रखने वाले बच्चे, इनके बीच अगर ये बात हुई तो कहीं न कहीं महत्वपूर्णता रखती है। क्योंकि ये चुनाव जैसा माहौल नहीं है, लेकिन बच्चों का जन्मत आज इस कॉलेज में किया गया, हो सकता है आने वाले समय में हम और जगह लें। अभी हमारे पास काफी समय है, कम से कम 5 से 6 महीना है हमारे पास, इसमें हम इसको डिसाइड करेंगे। तब तक हमारे पास लगातार फीडबैक आएगा, हम फीडबैक लेते रहेंगे। दूसरा, अभी हमने विचार किया कि पीजी का बच्चा जो है वो बहुत ही परिपक्व होता है, तो क्या हम उसको इस चीज में बांधे। लेकिन कुछ लोगों का, जो पीजी के विद्यार्थियों का आया था, उनका कहना था कि यूजी में जरूर हो लेकिन पीजी में नहीं होना चाहिए, तो हम पीजी को इससे मुक्त कर देंगे। कॉलेज चिन्हित किए गए हैं क्या सर, जहाँ पे जनमत लिया जाएगा जो कि पूरा प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे कुछ? हाँ, सभी कॉलेजों को हम लेंगे, जो प्रमुख कॉलेज है, जहाँ के लीड कॉलेज है, जैसे भोपाल में अमिडिया कॉलेज छात्रों का लीड कॉलेज है, न्यूटन कॉलेज गर्ल्स का कॉलेज है, तो ऐसे रेस्टोरेंट कॉलेजों का हम फीडबैक लेंगे। नहीं, अगेंस्ट में रहेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ा है, छात्र मत अगर होगा पक्ष में तो होगा, नहीं होगा। सर, तो क्या आज से लागू हो गया ड्रेस कोड आपने अनाउंस? नहीं, आज से लागू नहीं है, ये अगले शिक्षा सत्र के लिए विचार है। अगर विचार कई समर्थन में आता है, छात्र मत आते हैं, तो निश्चित रूप से इसको लागू करें। सर, एबीवीपी जो आपकी एक इकाई है कि वो इसका विरोध कर रही है, कॉलेज के बाहर भी है, आयोजन के बाहर नहीं, क्योंकि अभी हमने अपनी बात छात्रों के बीच रखी, छात्रों को बात से सहमति लगी। हम छात्र संगठनों से भी बात करेंगे कि किन आधारों पे हम ये चाहते हैं। अगर वो आधार पे उनको कहीं न कहीं विचार बनता है कि नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो भी मानेंगे इस चीज। उनके विरोध का क्या कारण है? एनएसयूआई करती है, समझ में आता है। नहीं, विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच काम करने वाला संगठन है, हम राजनीतिक दृष्टि से काम करते हैं। अक्सर राजनीति और छात्रों के हित, वो छात्रों का हित देख रहे हैं, हम पूरी पब्लिक जन समुदाय का हित देख रहे हैं, हम पालकों का हित भी देख रहे हैं, अभिभावकों का हित भी देख रहे हैं। ऐसे दृष्टिकोण में जब हम उन्हें कन्विंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जनता का हित है, तो हो सकता है वो कन्विंस हो जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।